इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने सीपीसी के लेक्चर में समन से रिलेटेड प्रोविजंस पर बात कर रहे थे, जहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्डर 5, जहां पे बताया गया है प्रतिवादियों को समन यदि बात समग्र रूप से संस्थित किया जा चुका है किसी भी न्यायालय में, तो वहां पर जब प्रतिवादी को सूचित किया जाता है तो समन के द्वारा किया जाता है। तो समन प्रतिवादियों पर किस प्रकार से तामील की जानी है और प्रतिवादी किस प्रकार से वहाँ पे उनकी हाजिरी होगी न्यायालय में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था ऑर्डर 5 में। और उसके बाद हमने ऑर्डर 16 पढ़ा था, कौन सा, आदेश 16, जहाँ पे बताया गया साक्षियों को समन, अर्थात जो किसी विवाद में विटनेस होते हैं उनको बुलाने के लिए किस प्रकार से उनको उन पर तामील की कराई जाएगी समन की, उनकी हाजिरी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था ऑर्डर 16 में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 16A, जहाँ पे सिर्फ 7 रूल बताए गए हैं। और ये 7 रूल किससे संबंधित है? कारागार में प्रयुक्त या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी से संबंधित हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई साक्षी है, ठीक है ना, जिसको बुलाना है, न्यायालय को प्रतीत होता है उसका साक्ष्य जरूरी है किसी भी केस में, तो वहाँ पर क्या कर सकता है? आदेश कर सकता है, समन जारी कर सकता है उस कारागार में, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस बताया गया है ऑर्डर 16A में। तो यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले यदि आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वाले, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सीपीसी की पूरी प्लेलिस्ट की, तो यहाँ पे आप जाके सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर रूल 1 की, यहाँ पे परिभाषा से संबंधित बात किया गया है। यहाँ पे जो बताया गया ये सारी चीज़ें आपको सेम प्रोविजंस कहाँ पे मिलेगा? सीआरपीसी के सेक्शन 266, यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम प्रोविजंस वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताएं, बात करें सबसे पहले निरुद्ध, अर्थात निरुद्ध का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को पकड़ के रखना, बंद करके रखना, जेल में बंद कर देना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत निवारक निरोध के लिए था। निवारक निरोध का मतलब क्या होता है कि किसी अपराध को रोकने के लिए उपबंध कराने वाली विधि वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी शामिल है। उसके बाद दूसरी परिभाषा कारागार। कारागार के अंतर्गत क्या आता है? ऐसा कोई स्थान जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया गया है, तो उसको क्या बोला जाता है? कारागार बोला जाता है। उसके बाद है कोई सुधारालय, बोस्टर संस्था या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था भी कारागार के अंतर्गत आती है। सुधारालय का मतलब क्या होता है? सुधारालय का मतलब होता है यहाँ पे किसी व्यक्ति को सुधारा जाता है, उसमें सुधार लाया जाता है, ठीक है ना। या फिर बोस्टर संस्था, बोस्टर संस्था का मतलब होता है कि कोई बाल सुधार गृह है, अर्थात जो बालकों के लिए सुधार गृह बने होते हैं उनको बोला जाता है बोस्टर संस्था। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके रूल 1 में, सिर्फ परिभाषा में बताया गया है इसमें। उसके बाद है रूल 2। रूल 2 क्या बात करता है? साक्ष्य देने के लिए बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति। अब यहाँ पे बताया गया कि जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है, अर्थात न्यायालय को ऐसा लगता है कि राज्य के भीतर कारागार में, अर्थात राज्य के भीतर स्टेट के अंदर जो कारागार है, ठीक है ना, उसमें परिरुद्ध व्यक्ति का साक्ष्य बाद में तात्विक है। तात्विक का मतलब क्या होता है? कि महत्वपूर्ण है। किसी कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके साक्ष्य का क्या है कि वाद में, किसी केस में महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर न्यायालय कारागार के भार साधक अधिकारी, अर्थात जो कारागार का भार साधक अधिकारी होता है, वहाँ का इंचार्ज होता है, उससे यह अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा कि वह क्या करे, वह उस व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष क्या करे, पेश करे, ऐसा आदेश दे सकता है न्यायालय, ठीक है। और किसको ऐसा आदेश देगा? भार साधक अधिकारी, अर्थात जो कारागार का इंचार्ज होता है, वहाँ का भार साधक अधिकारी होता है, उसको ऐसे अपेक्षा करता है, ऐसा अपेक्षा करने वाला आदेश देता है वो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। परंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि यदि कारागार न्याय सदन से 25 किलोमीटर अधिक दूर है, अर्थात मान लीजिए कोर्ट है और यहाँ पे जो कारागार है, ठीक है ना, तो इसकी दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो न्यायालय है इसके लिए परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर देगा, जो वहाँ पे कारागार में बंद है व्यक्ति, ठीक है ना, जिसका साक्ष्य क्या है, जरूरी है, तो उसके लिए क्या कर सकता है? परीक्षा कमीशन जारी कर सकता है। लेकिन यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है, यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो जाता है, ठीक है ना, पूरी तरह से कि कमीशन द्वारा जो उसका साक्ष्य है वो पर्याप्त नहीं होगा,
तो वहाँ पर क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को पेश करने का आदेश जारी कर सकेगा न्यायालय। उसके बाद है रूल थर्ड। रूल थर्ड में क्या बताया गया है कि न्यायालय में व्यय का संदत्त किया जाना। न्यायालय नियम 2 के अधीन, अर्थात हमने जो ऊपर पढ़ा रूल 2, ठीक है ना, उसके अधीन कोई आदेश करने के पूर्व उस पक्षकार से जिसकी प्रेरणा से या जिसके फायदे के लिए आदेश निकाला जाना है, अर्थात जिस पक्षकार के लिए, ठीक है ना, यदि मान लीजिए जो कोर्ट था क्या कर रहा था, किसी विटनेस को समन कर रहा था, ठीक है ना, तो उसको समन करने से पूर्व, समन के परिदत्त करने से पूर्व उस पक्षकार से, किस पक्षकार से, जिसके फायदे के लिए उसका साक्ष्य लिया जाना है, तो उससे यह अपेक्षा करेगा कि न्यायालय में ऐसी राशि जमा करे, अर्थात संदत्त करे न्यायालय को, जो न्यायालय के आदेश के निष्पादन में, अर्थात जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके निष्पादन में, और जो साक्षी है अर्थात जो विटनेस है उसकी यात्रा में जो खर्च होगा और अन्य व्यय को, सभी को मिलाकर जो भी व्यय होंगे, सभी खर्चों को क्या करे, उस वह पक्षकार न्यायालय में जमा कर देते। न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर न्यायालय किसको आदेश कर रहा है कि जिस पक्षकार के फेवर में साक्ष्य दिया जा रहा है ना, तो उस पक्षकार से क्या कर सकता है, ऐसा अपेक्षा कर सकता है कि वो न्यायालय में क्या करे, ऐसी राशि संदत्त करे जो साक्षी के खर्चे में, यात्रा के खर्चे में होगी, ठीक है ना, और निष्पादन के जो खर्चा होगा उन सभी को क्या करे, न्यायालय में जमा कर दे। ऐसी अपेक्षा कर सकता है, कौन कर सकता है, न्यायालय। उसके बाद यहाँ पे रूल 4 में ये राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बात करता है। नियम 2 के प्रवर्तन से, अर्थात जो नियम 2 में आदेश दिया जा रहा है उसके प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब यहाँ पे क्या है कि पढ़ लेते हैं। यदि राज्य सरकार ने उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों को किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा परिरुद्ध किया गया है, तो नियम 2 के अधीन दिया गया आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा दिया गया आदेश लागू रहेगा। अब मान लीजिए राज्य सरकार ने सी नाम का जो व्यक्ति है उसको विशेष आदेश के द्वारा क्या किया है, जेल में बंद करवाया है कि यदि यह जेल से बाहर गया तो लोक शांति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तक इसका आदेश इस पर लागू रहेगा तब तक इसको न्यायालय के द्वारा यहाँ पर बुलाया नहीं जा सकता है कोर्ट में। तो ये चीज़ बात करता है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पे जो बताया गया कि उपनियम 2 में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, तो राज्य सरकार कैसे नियम बनाएगी, जो यहाँ पर बताया गया है। तो इसको आगे पढ़ लेते हैं कि उपनियम 2 में क्या बताया गया कि राज्य सरकार उपनियम 1 के अधीन आदेश करने से पूर्व निम्न बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात नियम तो बनाएगी लेकिन किन कंडीशन पे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो उस अपराध को स्वरूप, अर्थात जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को कारागार में डाला गया है, तो उस अपराध का स्वरूप देखेगी जिसके आधार पर उस व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों को क्या किया गया है, कारागार में परिरुद्ध किया गया है। और यदि उस व्यक्ति को कारागार से हटाने की अनुज्ञा दी जाती है तो लोक व्यवस्था में विघ्न की संभाव्यता है, अर्थात जो लोक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो असफल हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें विघ्न पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद साधारणतः है लोकहित, अर्थात जो लोकहित है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि किसी व्यक्ति को वहाँ पे क्या करे, किसी ऐसे कारागार में डाल दे। तो यहाँ पे ऐसे नियम बना सकती है राज्य सरकार, लेकिन यहाँ पे जो 3 चीज़ें बताई गई हैं इसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद है रूल 5। रूल 5 क्या बात करता है, कारागार के भार साधक अधिकारी का कुछ मामलों में आदेश का कार्यान्वित न करना, अर्थात जो कारागार का भार साधक अधिकारी जो वहाँ के इंचार्ज है, तो वो ऐसे आदेश का पालन करने से मना कर सकता है। कौन सा आदेश, जो न्यायालय के द्वारा उसको दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या है कि जहाँ वह व्यक्ति जिसके संबंध में नियम 2 के अधीन आदेश दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कारागार से संबद्ध चिकित्सक ने प्रमाणित किया है कि वह बीमारी के कारण हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो कब मना कर सकता है जो भार साधक अधिकारी है उसको पेश करने के लिए, कि जब कारागार से संबंध, अर्थात जो कारागार संबंधित जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो वहाँ पे व्यक्ति है, साक्षी है, अर्थात जो वहाँ कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति है उसको हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी कोई बीमारी हो गई है। उसके बाद बी नंबर क्या है कि विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है, अर्थात उसको कहाँ ले जाना है, उसका ट्रायल चल रहा है, उसको कोर्ट, किसी अन्य कोर्ट में ले जाना है, तब वहाँ पे कारागार के भार साधक अधिकारी क्या कर सकते हैं, उसको मना कर सकता है।
उसके बाद सी नंबर, ऐसी अवधि की अभिरक्षा में है जो आदेश के अनुपालन करने के लिए उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध है, वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय समाप्त हो जाएगा। यदि मान लीजिए किसी अन्य कोर्ट ने उस व्यक्ति को, कौन सा, जो कारागार में परिरुद्ध है, उसको मान लीजिए 15 दिन का वक्त दिया है, ठीक है, और यहाँ पे यदि इसको अन्य कोर्ट में जहाँ से समन किया गया है यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है तो यही 15 दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है कि वहाँ पे प्रस्तुत इसको नहीं कर सकता है जहाँ से समन जारी किया गया था। उसके बाद है ऐसा व्यक्ति जिसको राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अधीन किया गया आदेश लागू होता है। यदि बाहर से अधिकारी कब मना कर सकता है, जब उस व्यक्ति पर राज्य सरकार का नियम लागू हो। कौन सा नियम, जो नियम 4 के अधीन लागू किया गया है, आदेश ऐसा किया गया है, तब कारागार का जो बाहर साधक अधिकारी है वो न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा ना करने का कारणों को विवरण न्यायालय में भेजेगा। अर्थात जब न्यायालय समन भेजता है उसको पेश करवाने के लिए, तो यहाँ पे कारागार के जो बाहर साधक अधिकारी यदि उसे पेश नहीं कर सकता है तो अपने कारणों को लिखेगा, ठीक है ना, अभिलिखित करेगा और उस न्यायालय को ऐसी रिपोर्ट भेजेगा। ये बात करता है आपका रूल 5। उसके बाद है रूल 7, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रूल 7 में क्या बात किया गया कि कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति। अब कमीशन से रिलेटेड और कौन सा ऑर्डर है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति। जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कारागार में चाहे वह राज्य के भीतर हो या भारत में कहीं भी हो, ठीक है ना, तो परिरुद्ध व्यक्ति का साक्ष्य बाद में तात्विक है। अब मान लीजिए जो भारत के अंतर्गत किसी भी कारागार में कोई व्यक्ति ऐसा बंद है, ठीक है ना, कारागार के अंदर, तो वहाँ पर यदि उस व्यक्ति का साक्ष्य किसी केस में महत्वपूर्ण है तो वहाँ पे क्या कर सकती है, किंतु ऐसे व्यक्ति की हाजिरी इस आदेश के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तब न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति की परीक्षा के लिए उस कारागार में जहाँ वह परिरुद्ध है करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। अर्थात भारत के अंदर किसी भी कोर्ट में, किसी भी कारागार में वह व्यक्ति बंद हो, वहाँ पे क्या कर सकता है, न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है उसकी परीक्षा के लिए, यदि उसका साक्ष्य क्या है, किसी भी केस में महत्वपूर्ण है, तात्विक है। उसके बाद है आदेश 26 के उपबंध जहाँ तक हो सके कारागार में से ऐसे व्यक्ति की कमीशन द्वारा परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी व्यक्ति की कमीशन द्वारा परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं। अर्थात जो आदेश 26 में है उपबंध है वही यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे उपबंध। कहाँ पे, जब यह कमीशन के द्वारा परीक्षा करवाई जा रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो बहुत एक लाइक तो बनते ही यार, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।